मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ये, है ना, रिकॉर्ड नहीं किया। पता नहीं जिसने पूछा है वो यहाँ मौजूद भी है या नहीं। किसने पूछा था ये सवाल? ठीक है भाई, 72 डिग्री के लिए तो 88 मीटर है सरकमफ्रेंस, तो 360 डिग्री के लिए 88 इंटू 5 हो जाएगी, है ना। कैसे हो जाएगी कि 1 डिग्री के लिए हो जाएगी 88, अरे तो कहाँ चला गया, एक डिग्री के लिए हो जाएगी 88/72, तो 360 डिग्री के लिए हो जाएगी 88/72 इंटू 360, तो 88 इंटू 5 आ जाएगी। तो सरकमफ्रेंस ये आ गई, 2πr से मल्टीप्लाई कर दिए, r जो है वो रोप की लेंथ है, तो r विल बी इक्वल टू 70 मीटर हियर। ना ये क्वेश्चन है डिग्री और 1/4 c, तो इसमें मैं तुम्हें फार्मूला बता देता हूँ, उसके हिसाब से लिखना हमेशा। क्या नाम है, जो चीज है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इस वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो C है ना, C स्टैंड फॉर सर्किल, तो पाई सर्किल या सरकमफ्रेंस, बात समझ में, ये पाई की पावर अगर C लगा दें तो इस स्टैंड्स फॉर सेमी सर्किल, तो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन ही होता है बेसिकली, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 की पावर C इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 मल्टीप्लाइड बाई 7/22, और ये इधर का जितना भी रहेगा ना ये सब डिग्रीज में रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। मिनट्स का सिंबल देखो ये है, ये डैश जो होता है, ये जो डैश है ना, ये जो डैश है ये मिनट का सिंबल है, ठीक है। और अगर 1 मिनट की बात करें तो वो बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। ये टाइम मत समझिएगा, इसको आप टाइम मत समझिएगा, इसको तो आप एंगल ही समझिएगा जब हम एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, बात समझ में, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट होती है, ये बात याद रखिएगा। डायमेंशन नहीं होती इसकी कोई, लेकिन इसकी यूनिट होती है एंगल की, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ए 1/4 C को बताइए, ये कितना होगा। तो 1/4 C किसके बराबर हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22। बात समझ में आई? और ये सारा का सारा कितना होगा, डिग्रीज में होगा। बात समझ में आई? अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जो आया वो आएगा 14.318 आएगा। तो ये डिग्रीज में ही तो आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 डिग्री प्लस 0.318 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 डिग्री प्लस 0.318 इंटू 60 मिनट्स। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा 14 डिग्री प्लस 19.09 मिनट्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.09 मिनट्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। फिर मैं क्या करूंगा, 14 डिग्री प्लस 19 मिनट्स
प्लस 0.09 इंटू 60 सेकेंड्स। बात समझ में आई? 14 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस, अब सेकेंड्स आएंगे 5, 6 नाम 54 ऐसे करके 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड। तो इसको मैं प्लस करके नहीं लिखता, 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकेंड्स, 14 19 5। देखते हैं आंसर है या नहीं। 14 19 5, यस आंसर है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये वाला जो है ये आंसर है। बात समझ में आती है? ठीक है। अरे आ गया समझ में तुम लोगे? अरे बोलो भाई। जी सर। एक ये सवाल है, द स्पेक्ट्रम इन which the color are separated using a narrow source of light। नैरो सोर्स ऑफ लाइट को हम प्योर सोर्स भी कह सकते हैं। तो जब भी सिंगल सोर्स होता है, क्योंकि नैरो सोर्स का मतलब सिंगल सोर्स है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये प्योर स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसको डिटेल में 12th में पढ़ाते हैं ये वाली चीजों को। तो बस आप इसको याद कर लो, प्योर स्पेक्ट्रम है। अगर ओवरलैपिंग होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, अगर यानी दो लाइट एक साथ जा रही हैं और दो अलग अलग वेवलेंथ की ओवरलैपिंग है, तो वो फिर इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो अगर नैरो सोर्स ऑफ लाइट है तो याद रखना ये प्योर स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अगर नैरो सोर्स ऑफ लाइट से स्प्लिट हुई है लाइट, बहुत सारे कलर स्प्लिट हुए हैं नैरो सोर्स ऑफ लाइट से, तो उसको बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम। अगर नैरो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास पहले से स्पेक्ट्रम मौजूद है। अब वो जब स्प्लिट होगा तो वो फिर इम्प्योर स्पेक्ट्रम होगा। बात समझ में आई? ये फिर एक क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोगों को नजर भी आ रहा होगा। आ रहा है भैया, नजर नहीं आ रहा है? By using the method of completing the square, show that the equation 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करना है। तो मैंने इससे पहले ये सवाल किया नहीं था, तो मैंने तो अपने अंदाजे से इसको किया है कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। अब मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, सॉरी प्लस नहीं इंटू 3/8 प्लस 9/64 माइनस 9/64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसे ही लिख दिया कि प्लस 9/4 इसके अंदर ऐड कर दिया और माइनस 9/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आई कैन डू दैट। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3/8 प्लस 3/8 का स्क्वायर प्लस 5/4 माइनस 9/64 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप यहां से यहां तक की चीज को देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती?
इज इक्वल टू 9/64 माइनस 5/4। तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मेरा सॉल्यूशन आया, -71/64। अब इसको आप ध्यान से देखिए, क्या चीज है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलिए बताइए मुझे, इसको हम क्या बोलते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है? अरे बोलो भाई, ये है इक्वेशन। भाई इक्वेशन तो है ना, ये क्वाड्रेटिक है नहीं है वो एक अलग बात है, इक्वेशन तो है ना। जी सर। और इसके सर अंदर लेकिन एक वेरिएबल भी है। इसके अंदर एक क्या चीज है, वेरिएबल भी है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी या आंसर होगी। बात समझ में आती है? अब सवाल क्या है, सवाल देखते हैं दोबारा। सवाल कह रहे हैं, बाई यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन ये हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, बात समझ में आती है? नो रियल रूट्स, नो रियल का मतलब इमेजिनरी, नो रियल का मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स 11 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर -2 हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है किसी का स्क्वायर? बोलिए। नो सर। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन को देखिए, x प्लस 3/8 ये एक नंबर बन गया इज इक्वल टू -71.64। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें कि आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव लिखिए चाहे पॉजिटिव लिखिए, कुछ भी रखिए, ना तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर 71/64 आ सकता है और ना ही पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर 71/64 आ सकता है। नेगेटिव का भी नहीं आ सकता, पॉजिटिव का भी नहीं आ सकता। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू होगी यहां पर? दैट मीन्स x मस्ट बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब नो रियल रूट्स। ये प्रूफ करने का तरीका है, तो उसमें नहीं आने वाला ये कंपटीशन में, तो आप बात सुनो, मैंने तो इसलिए करा दिया जब पूछा था। अब अगर इस इक्वेशन को गौर से देखोगे, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है 4x² प्लस, अरे मैं काले से लिखूंगा, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट देखें तो b² माइनस 4ac, b² कितना है? 3² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 16 पंजे 80 इज इक्वल टू -77। डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके कोई भी रूट नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट्स, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी होगी? रियल नहीं होगी, इमेजिनरी होगी। अरे बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। अच्छा जरा एक बात बताओ, ये सवाल पूछूंगा पहले मैं तुम लोगों से। x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन है। x -2 का स्क्वायर, चलो मैं -2 नहीं लिखता यहां पर, मैं -5 लिख देता हूं।
x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, सॉरी -5। इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे बताओ? दो खास बातें होंगी इसके रूट्स में, दो खास बातें होंगी। बता दो भाई। नॉन रियल। हैं? नॉन रियल रूट्स होंगे। नो रियल। ठीक, अब हम कराएंगे कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। कल भी इसके कुछ सवाल करेंगे हम आप लोगों के सामने, जिससे कि कम से कम कुछ हुआ है। अब रोजाना, अब आपके पास तो कोई काम है ही नहीं है, अब रोजाना आप 100 सवाल मिनिमम करिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के करिए, 100 सवाल करिए। थ्योरी के करिए, अलग अलग सब्जेक्ट के करें बदल बदल के, तो ज्यादा कर सकता है इंसान, मैंने देखा है। रोजाना मैथ्स को तो जरूर करिए, मैथ के 10-15 क्वेश्चन जरूर करिए। 20-25 क्वेश्चन भी थक जाता है मैथ के, तो रोजाना करिए 20-25 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आपसे। और साथ के साथ ये भी करते चले आइए, कल से इंशाल्लाह मैं जीके इंडो इस्लामिक कल्चर शुरू कर दूंगा, उसके वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, है ना, कल अपलोड करूंगा इंशाल्लाह रात को। तो वो आप देखते चले आना, साथ के साथ हलवा सा खिला दूंगा वो मैं तुम्हें, ठीक है? तो हलवा गर्म होगा लेकिन सही से खाना। हाँ भाई, इसमें बताओ, मैं जिससे सवाल पूछूं वो बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? हाँ भाई, अब्दुल गनी बताओ। ये वुड, सन, फॉसिल फ्यूल्स, विंड, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? वुड। कौन बता रहा है ये वुड? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, ये बताओ, एक बार वुड जल जाए तो वापस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? नो सर। अच्छा, दोबारा वो पेड़ नहीं उगेंगे? आएगी नहीं कभी जिंदगी में लकड़ी? नहीं सर, पेड़ से आ जाएगी। हाँ, तो और कहाँ से आएगी? पेड़ से नहीं आएगी तो मतलब जेब में से निकालूंगा मैं? पेड़ में ही तो आएगी। पेड़ उगा नहीं सकते हम क्या तुम्हारा? पेड़ तो उग जाएंगे बेटा, तो ये तो रिन्यूएबल है। सन कैसा है? सन कैसा है? सन बताओ। सन भी रिन्यूएबल है, सन आज डूब गया कल निकलेगा ना सुबह में। फॉसिल फ्यूल कैसे हैं? फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल नहीं आएंगे वापस, आएंगे भी तो वो 10 मिलियन साल बाद आएंगे, तब तक हमारी जिंदगी रही ना रही, हमारी क्या, हमारे बाद जाने हजारों पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी तो भी नहीं मिलेगा हमको। तो फॉसिल फ्यूल है इसका आंसर, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात? ओके सर, ओके। ठीक है, ये देखो, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रखना है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब फिर आते हैं दूसरी तरफ। अब मैं पूछता हूं, शादमा बताओ, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? वाटर, यूरेनियम, बायोमास, फॉसिल फ्यूल। हालांकि इसमें गलती है, बताऊंगा मैं क्या गलती है, बताओ। क्या होगा आंसर? फॉसिल फ्यूल। हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। फॉसिल फ्यूल का मतलब थर्मल पावर प्लांट,
थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल करते हैं हम ज्यादातर, 90% या 80% हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। हम जो एटॉमिक पावर प्लांट है वहां पर यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो भी थर्मल ही होते हैं। और कुछ ऐसे पावर प्लांट होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, वहां पर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पेट्रोल का या डीजल का, डीजल पावर प्लांट होते हैं या डीजल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज के पावर प्लांट होते हैं, तो वो सब थर्मल पावर प्लांट ही कहे जाते हैं। क्योंकि 80% करीब करीब हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोल कैसा फ्यूल है? कोल नॉन रिन्यूएबल है। एक बार अगर खत्म हो गया, भाई ये कोल वो वाला कोल नहीं होता, ये बात बता दूं मैं आपको, लकड़ी वाला कोयला नहीं होता ये। जैसे लकड़ी जलाई, उस इमली की लकड़ी जलाई, उसका कोयला बाजार में मिलता है 35 रुपए किलो, जिसको हम खरीद लेते हैं सर्दियों के अंदर आग तापने के लिए, वो वाला कोयला नहीं होता है, ये दूसरा कोयला होता है, ठीक है, जो कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज होता है। तो ये बेटा क्या होता है? ये फॉसिल फ्यूल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर आएगा नहीं, फिर तो ये तो कुदरती बहुत सालों बाद बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब कौन? अमान, बताओ जरा इस सवाल का जवाब। अमान, आवाज पहुंच रही है तुम्हारे तक? यस सर। हाँ, इन ए हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर potential energy possessed by stored water is converted into electricity. Kinetic energy possessed by stored water is converted into potential energy. Electricity is extracted from the water. Water is converted into steam to produce electricity. क्या जवाब है इसका? सर बी। हैं? सर ए। कौन सा? ए। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डैम की, उसको हम करते हैं कन्वर्ट किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फिर इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो इसका जो आंसर एप्रोप्रिएट है यहां सॉल्यूशन में, वो ए ही है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the ultimate source of energy? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो बता चुका हूं, ये मैं किसी से नहीं पूछ रहा। सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन ही है। अगर सन नहीं हो तो ना तो फॉसिल फ्यूल बनेंगे, ना जियोथर्मल होगी, ना आपकी सोलर एनर्जी होगी, ना आपकी हाइड्रो पावर के अंदर एनर्जी होगी। तो कुल मिला के एनर्जी का काम खत्म हो जाएगा अगर सन नहीं हो तो सन इज बेसिकली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना है आपको कि सन इज बेसिकली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर करते चले जाइए। फ्री का सवाल आपको रखा हुआ मिलेगा एक, फ्री का, और जिसको बड़े बड़े धुरिंदर जो है वो गलत कर कर आएंगे, तो तुम मत गलत कर कर आना। आज मैं तुमको याद दिला रहा हूं, इसका सवाल जरूर आएगा, इसके ऊपर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर एक सवाल आएगा, बहुत ही ठुल्लू सा सवाल होगा, जिसको तुम खराब मत कर कर आना। फ्री में जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग मत लेकर आना, उसमें पॉजिटिव नंबर लेकर आना है तुम्हें। तो कंसेप्ट थोड़ा सा ये क्लियर कर लो कि एक तो सन जो है वो बेसिकली सारी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनकी मदर है। दूसरे नंबर की बात कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं। कोल रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल इसलिए है क्योंकि हम उसे यूज करते हैं बहुत ज्यादा। आगे आते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज which of the following forms of energy leads to least environmental pollution in the process of its harnessing? हार्नेसिंग का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी एनवायरनमेंट में छुपी हुई बैठी है उसको हम अपने यूटिलाइजेशन के लिए कन्वर्ट कर लें, और आमतौर से ये कन्वर्जन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, ठीक है।
हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। देन तो कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, सोलर है और जियोथर्मल है। अब इसमें देखो ध्यान से, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। तो और दूसरी बात, जब हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास वेस्ट बचता है, न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। थर्मल एनर्जी में बहुत सारी ऐश बनती है, बहुत राख निकलती है जिसको यूटिलाइज नहीं कर पाते आसानी से। जियोथर्मल एनर्जी में, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है मैं कल बताऊंगा, आज अच्छा खासा टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो रहा है, कल बताऊंगा जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। तो इसमें भी वेस्ट होता है, इसमें भी थोड़ा सा पॉल्यूशन होता है समंदर के अंदर, सॉरी समंदर नहीं, जहां पर भी बनाते हैं। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं होता, नो पॉल्यूशन या लीस्ट पॉल्यूशन, है ना, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ना धुआं ना धूल ना धप्पड़, कुछ नहीं, ना कोई कूड़ा बचता है, कुछ नहीं होता। तो आज इतना ही करते हैं, हम कल आगे और सवाल भी कराएंगे और कुछ चीजें बताएंगे आगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर टाइम का पूछना था सर, टाइम चेंज कर दीजिए। आप बात कर लेंगे टाइम पर।